ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमिक्स 1950 टू 90। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अभी जो आप पढ़ने वाले हो वो टॉपिक क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, एग्रीकल्चर और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर 1950 से लेके 1990 तक। 1990 तक ही क्यों बताया गया इसमें, क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर चेंज हो जाएगा या यूनिट चेंज हो जाएगी, जिसका नाम क्या होगा बेटा यहाँ पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया जाएगा कि देश देखो हमारा कब आजाद हुआ, 1947 में। 1947 के बाद 3 साल लगे और 1950 में हमने अपने काम करने स्टार्ट करे प्रॉपर तरीके से। अब इस चैप्टर में पूरा ये बताया गया है कि 1950 से लेके 1990 तक हमारे देश में क्या क्या काम हुए, किस सेक्टर में कौन सी कमी पाई गई या क्या काम करे गए। और फिर आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस रीजन से 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। पहला है बेटा फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला था बेटा इसके अंदर क्या, लो प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको ये एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये पहले भी डिस्कस करा था। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर, बेटा प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे मैं मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं, वो प्रोडक्टिविटी है। और प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि एक्चुअल में मैंने उसके ऊपर कितना प्रोड्यूस किया है। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए कि अभी आप जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आप 100 लेके आ सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ईच स्टूडेंट की। लेकिन आप में से कोई 90 लेके आया, कोई 80 लेके आया, कोई 70 लेके आया, तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वो प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी सर, काफी कम थी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेग्नेशन इन दिस सेक्टर। स्टेग्नेशन का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट। कहता है क्योंकि उस टाइम पे देखो, अभी हमने ना काफी सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, पहली चीज हमने पढ़ी कि सर जब अंग्रेज हमारे देश से गए थे तो यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन छोड़ के गए, पुअर और इलिटरेट। क्योंकि उन्होंने 200 साल यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी जो जनसंख्या थी वो कैसी हो गई थी बेटा, इलिटरेट हो गई थी। अब जब वो इलिटरेट थी तो उनको नॉलेज नहीं थी कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम करना है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था हमारा क्या हो गया बेटा, वो अपनी जगह स्टेगनेंट हो गया। फिर आता है बेटा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। एग्जाम्पल, मान लो बेटा ये फार्मलैंड है, ठीक है, 500 गज का। यहां पे बेटा मैक्सिमम 5 फार्मर्स काम करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे वो 100 किलो अनाज का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन एक फैमिली में कितने लोग थे, 10 जने। उन 10 के 10 को इन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ पे इंप्लॉय में लगा रखा था। तो अगर इस 10 में से मैं 5 निकाल भी देता हूं ना, तो मेरे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 बढ़ाने पे भी मेरे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना 5 कर सकते थे। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना, ये कौन से बेरोजगार कहलाएंगे बेटा, आपके छिपे हुए बेरोजगार कहलाएंगे। मतलब कि जितनी एक्चुअल में नीड थी, मैंने उससे ज्यादा लोगों को क्या रखा है बेटा, जबरदस्ती काम पे लगाया हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, किसी के घर के नीचे आपने देखा होगा छोटी छोटी सी किराने की दुकान होती है। कभी दादाजी बैठ गए, कभी मम्मी बैठ गई, कभी दादी बैठ गई, कभी बच्चा बैठ गया, तो सारे के सारे एक ही दुकान में एंगेज है। लेकिन चलाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट, एक्चुअल में तो एक ही चला लेगा उसको। तो बाकी के जो दिख रहे हैं ना काम करते, वो काम नहीं कर रहे, वो कौन से बेरोजगार है बेटा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ, इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। यानी जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग क्या कर रखे हैं बेटा, मैंने काम पे लगा रखे हैं। देयर वर हाई इंसिडेंट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर बिटवीन 1952 इन, यहां पे लिखना इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1950 से लेके 1990 के बीच में काफी ज्यादा क्या पाई गई बेटा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई गई। उसका रीजन था, प्रैक्टिकल रीजन था। सर जब देश से यहां पे से क्या गए बेटा, ब्रिटिशर्स गए, तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद क्या हुआ, यहां पे सबसे ज्यादा क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था। और अगर मैं बात करूं, हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी। तो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर तो था ही नहीं इंडिया में, ना तो इंडस्ट्रीज थी ना सर्विसेज थी, तो बचा कौन सा सेक्टर सर, एग्रीकल्चर। तो ना चाहते हुए भी सब किस में घुस गए बेटा, एग्रीकल्चर में। तो इसी वजह से वहां पे क्या पाई गई बेटा, उस टाइम पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक मात्रा में पाई गई थी। समझ आ गया क्यों पाई गई वहां पे ये, ठीक है। फिर आता है बेटा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, वो पूरे के पूरे तरीके से किस पे डिपेंडेंट था बच्चे, हमारा रेनफॉल पे। कहते हैं ड्यू टू द पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक फार्मर डिपेंडेंट लार्जली ऑन द रेनफॉल, there was minimum growth in this sector in the year that received the least rainfall। यानी कि सर अगर किसी साल मान लो कि क्या नहीं हुई, बारिश नहीं हुई,
तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाता था, सूखे की वजह से जीरो हो जाता था। और अगर मान लो किसी साल जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ की वजह से हो जाता था। आज भी हो रहा है, ये सब कुछ देखते ही हो आप, ठीक है। अभी देखो जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में क्या कर रही है, वो एक जगह से पानी पूरा रोक लिया, दूसरी जगह से पानी क्या कर दिया पूरा का पूरा वहां पे, ठीक है। अब डैम से जब आप पानी रोकते हो ना बेटा, डैम से पानी रोकने का मतलब है बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर आपने क्या कर लिया, वाटर को स्टोर कर लिया, और जब आप उसे छोड़ोगे ना तो वो एक बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। देखते हो ना जमुना जी में सडनली पानी आ जाता है, कैसे आता है, जब हरियाणा छोड़ता है अपनी तरफ से। हरियाणा अपने यहाँ से पानी रिलीज करेगा, दिल्ली के अंदर पानी पानी हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा छोड़ देगा, दिल्ली की सड़कें भी भर जाएंगी। तो जब ऐसे ही इंडिया ने करा क्या, कि जो पीने का पानी था वो रोक लिया, और जो दूसरी तरफ पानी जोड़ा हुआ था वो सारा कहां पे बहा दिया, पाकिस्तान में। तो डबल मार पड़ रही है अभी उनको, वो समझ नहीं पा रहे करना क्या है अभी, ठीक है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग, बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है इसको समझो। सबसिस्टेंस का मतलब होता है बेटा आत्मनिर्भर, अपने लिए, ठीक है, खुद के लिए फार्मिंग करना। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। कहता है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर द ट्रेड। यानी किसान बेटा सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना उनकी फैमिली के रिक्वायर्ड होता था, बाहर के लिए वो कोई भी अनाज नहीं उगाया करते थे। यानी बेचे जाने के लिए उन्होंने अनाज उगाना क्या कर दिया था बेटा, बंद कर दिया था। देयर वर आल्सो वेरी हाई इंसिडेंट ऑफ अ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और बेटा 1950 से 90 के बीच में ज्यादातर फार्मर्स क्या कर रहे थे बेटा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर रहे थे। फिर आता है बेटा क्या, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। बेटा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ना जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी बेटा, बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड थी या पिछड़ी हुई थी हम कह सकते हैं। कहता है देयर वर मेनी ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स, हार्वेस्टिंग वाज जनरली डन मैनुअली एंड वाज वेरी टेडियस। मतलब कहता है जो दुनिया के और देश थे ना बेटा, वहां पे जो हार्वेस्टिंग थी वो कैसे करी जा रही थी, मशीनों की हेल्प से करी जा रही थी, लेकिन भारत में कैसे करी जा रही थी, मैनुअल। और वो क्या होता था बेटा, एक बहुत मेहनत का काम होता था, ठीक है ना। फिर आता है कंफ्लिक्ट बिटवीन द टेनेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड। टेनेंट्स कौन हो गए बेटा, यहाँ पे फार्मर। कौन हो गए बच्चे ये, और लैंडलॉर्ड कौन थे उस टाइम पे, जमींदार। कह रहे फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट that bound them to their landlords. Landlord used to extract a huge amount of interest from the farmers and deprive them of their necessities. देखो होता क्या था बेटा, आज भी बेटा भारत के ना कुछ ऐसे गांव प्रांत मिलेंगे आपको जहां पे मरने तक की अगर आपको वो करनी है ना क्रियाक्रम, उसके लिए भी लोग क्या ले रहे हैं बेटा, लोन लेते हैं। राजस्थान के जो पिछड़े हुए इलाके हैं ना बहुत ज्यादा, वहां पे आपको मिलेगा कि जो कोई मर जाता है शादी के लिए, सब चीजों के लिए क्या लिया जाता है, वहां पे गरीबी की वजह से लोन लिया जाता है। और वो लोन कैसे मिलता है बेटा, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो जमींदार थे ना बेटा, ये बहुत ज्यादा चालाक हुआ करते थे उस टाइम पे। इन्होंने क्या करा बेटा, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा फार्मर्स का। कैसे, ये समझो। देखो 1 लाख रुपए का एक किसी फार्मर ने लोन ले लिया, उसके ऊपर ब्याज ले रहे हैं ये 10% पर मंथ, ठीक है। 10%, 5%, जैसा भी आप शोषण कर सको, क्योंकि फाइनेंसिंग सिस्टम तो है नहीं, गवर्नमेंट तो रूल प्ले कर ही नहीं थी वहां पे। और ये होते हैं मजबूर, पढ़े लिखे हैं नहीं, मान लो इन्होंने ले लिया 10% पे। अब 1 लाख का 10% यानी उन्हें पर मंथ कितना देना है बेटा वहां पे। अब फार्मर क्या करता है, फार्मर उनसे जाके कहता है कि भैया एक काम करो, 10,000 रुपए ने दे दिए, मान लो नेक्स्ट ईयर उसने कितने कमा लिए, 30-40 हजार रुपए कमा लिए। वो जाता है कहता है एक काम करो, कि आप एक काम करो मेरे से ना 10,000 रुपए ले लो प्लस 30,000 रुपए ले लो, वो 30,000 रुपए कहां से माइनस कर दो, इस प्रिंसिपल से। अगले महीने में आपको किस पे ब्याज दे दूंगा, 70,000 के हिसाब से दे दूंगा 10%, 7,000 का। लेकिन जमींदार चालाक होते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया हमें प्रिंसिपल कैसे दो ना, तुम एक साथ ही देना, जब भी दोगे हम टुकड़ों में नहीं लेंगे। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ भाई, अगर इसने 10 महीने भी ईएमआई भर दी इंटरेस्ट इंटरेस्ट की, तो 1 लाख रुपया तो चला गया। ऐसे ऐसे किसान है बेटा जो 3-3 साल से क्या कर रहे हैं, किस्तें ही भर रहे हैं, तो 1 लाख का 3 लाख दे चुके, लेकिन अभी तक क्या चल रहा है उनका, इंटरेस्ट ही चल रहा है, प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा रखते हैं। तो ये क्या होती है बेटा, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन के तरीके हैं जिससे फार्मर्स को अपने अंडर क्या कर लिया जाता है, फंसा लिया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, देखा आपने, फांसी लगा ली, ये कर लिया, ये काम वहां पे इसलिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इस चक्कर में वो फंस भी जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी के कागज रख लिए। इवन लगा लो कुछ राजस्थान के अंदर गांव ऐसे पाए गए जिसके अंदर अभी भी क्या होता है बेटा, स्लेव्स बना लिया जाता है। स्लेव्स का मतलब अगर फ्यूचर में आपके कोई बच्चा होगा तो वो हमारी गुलामी करेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो, और वो वहां पे नौकर लग जाते हैं जाके, फिर पूरी पूरी जिंदगी नौकरी करनी पड़ती है उनको सिर्फ उस पैसे के अमाउंट। पैसा सुनोगे 1 लाख 2 लाख, 1-2 लाख के लिए पूरी जिंदगी के लिए क्या बना लेते हैं, वहां पे गुलाम बना लेते हैं उनको। ये चलती है प्रथाएं हैं, पुरानी चली आ रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो फिर आता है which of the following was prevalent problem in Indian agriculture between 1950 to 90 characterized by the practice of growing crops only for the personal use। कहता है जिससे मैं पूछूं
पर्सनल यूज के लिए जब हम फार्मिंग करते हैं बेटा, उस तरीके की फार्मिंग को क्या बोला जाता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग. What terms refers to a situation in which more people are engaged in agriculture work than the actually needed for the production. यानी जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगा रखे हैं, तो कौन सी पॉप हो गई? डिस्गाइज्ड. Why did India farmers heavily rely on rainfall for their crops during the period? Poor agriculture या lack of interest in irrigation? नहीं, आप poor agriculture लगा लो. What was the significant issue in Indian agriculture between 1950 and 90? Related technology and harvesting. क्या था बेटा? Outdated. फिर आता है व्हाट वाज द कॉमन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एग्रीकल्चर 1950 टू 90 वेयर लैंडलॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स. कौन सा था बेटा? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स. इसके बाद आता है बेटा, अभी हमने क्या पढ़ी? प्रॉब्लम्स. अब आया कि पॉलिसीज क्या बनाई गई एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए, यानी क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले गए बेटा, वो पढ़ते हैं अब यहाँ पे हम. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आया बेटा लैंड रिफॉर्म. क्या आया बच्चे यहाँ पे? लैंड रिफॉर्म. पहले रिफॉर्म का मतलब समझो बेटा. रिफॉर्म्स का मतलब होता है नए कानून बनाना या चेंजेस लेके आना. ठीक है, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे चेंजेस या कानून बनाना ऐसे जिससे कि परिवर्तन आ सके बेसिकली. कहता है लैंड रिफॉर्म्स मीन चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स. लैंड रिफॉर्म का मतलब था कि जो लैंड होल्डिंग्स जमींदारों के पास थी उस ओनरशिप को चेंज करना. सेवरल अंडर डेवलपिंग नेशंस हैव इंप्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म. कहते हैं बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि अंडर डेवलप थे या डेवलप थे, जिन्होंने ये प्रोसेस लगाई और अपने आप पे क्या चलाया? वहां पे लैंड रिफॉर्म चलाए. कहता है land allocation and sustainable farming system in nation like India where the majority of population still relies on agriculture there was a critical need for a land reform. और भारत जैसे देश में बेटा जहां पे ज्यादातर जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पे. तो वहां पे लैंड रिफॉर्म क्या था? बिल्कुल मस्ट था उस टाइम पे. करा क्या बेटा उसके अंदर? सबसे पहले आया बेटा एबोलिशन ऑफ अ इंटरमीडिएटरीज. मतलब क्या है? ध्यान से सुनो. अब इसको ना इस तरीके से समझो आप. देखिए इधर बेसिकली हमने ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम. ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? इधर होते थे फार्मर्स, इधर थे हमारे ब्रिटिशर्स जो हम पे शासन कर रहे थे, और बीच में किसको लगा दिया बेटा उन्होंने? जमींदार. हो क्या रहा था बेटा? ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको ओनरशिप राइट देते थे किसके ऊपर? लैंड पे. इनको ओनरशिप दे देते थे और इस ओनरशिप के बदले में ये इन फार्मर्स को क्या करते थे बेटा? यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे. एक्सप्लॉइट कैसे करते थे सर? अन इवन रेंट चार्ज करके. इनसे क्या करते थे बेटा? जरूरत से ज्यादा रेंट चार्ज किया जाता था. फिर जब हमारे देश के अंदर क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हुआ और उसकी जगह क्या आई बेटा? हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट आई. तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? इन इंटरमीडिएटरीज को क्या कर दिया? एक तरीके से बीच में से खत्म कर दिया. इंटरमीडिएटरीज दो तरीके के थे. एक तो हो गया ये जमींदार वाला पॉइंट हो गया, और एक क्या था? किसान को अगर बेटा कुछ अपना अनाज बेचना भी होता था ना, तो उसके बीच में वो डायरेक्ट मार्केट जाके नहीं बेच पाता था. उसके बीच में भी क्या बैठे हुए थे? इंटरमीडिएटरीज बैठे हुए थे. वो क्या करते थे? किसानों से कम दाम में अनाज खरीद लेते थे और उसे महंगे दाम में जाके कहां पे बेचते थे? फिर मार्केट के अंदर. तो प्रॉफिट किसको जा रहा था? इंटरमीडिएटरीज को जा रहा था. तो जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें देखी तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? बीच में से इंटरमीडिएटरीज को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. किया कैसे? अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके अंदर. देखिए कहता था इंडियन गवर्नमेंट मेड अ सेवरल एक्शन टू एलिमिनेट द मिडलमैन एंड कन्वर्ट टिलर्स इनटू द लैंड ओनर्स. गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा? जो टिलर्स थे ना, टिलर का मतलब कौन हो गया? फार्मर्स. फार्मर्स को क्या दे दिया बेटा? एक तरीके से ओनरशिप राइट दे दिया, यानी जमीनों का मालिक बनाना स्टार्ट किया. दिस एक्शन वाज टेकन विद द होप दैट हैविंग लैंड ओनरशिप वुड एनकरेज द फार्मर्स एक्चुअल टिलर टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज लैंड आउटपुट. देखो हुआ क्यों ऐसा, बहुत ध्यान से समझना. पहले वाला किसान क्या कर रहा था बेटा? वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस कर रहा था जितना उसके लिए रिक्वायर्ड था, क्योंकि उसे ये समझ आ गया था यार किसी और की जमीन पे काम करके मुझे तो कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा, और रेंट के बदले में मेरा सारा अनाज कौन लेके चला जाता है? जमींदार लेके चला जाता है. अब गवर्नमेंट को यह समझ आया कि अगर हम इनसे इस तरीके से काम कराएंगे तो फार्मर तो काम करेंगे नहीं, तो उन्होंने उसका क्या बना दिया? उसको लैंड ओनर बना दिया. और आपको भी पता है बेटा, आपकी दुकान पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और आप अपनी दुकान पे खुद काम कर रहे हो. बेटर काम कौन करेगा? खुद करोगे या एम्प्लॉय काम करेगा?
खुद ही करता है ना, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको वो पैसा चाहिए, तो आप ज्यादा को ओनरशिप राइट दिया गया ना, तो सारे फार्मर्स ने क्या करा बेटा, पहले के मुकाबले क्या करा, बेटर तरीके से काम करा, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आ गया कि जो ये अनाज हम उगा रहे हैं ना, हमें किसी और को नहीं देना, ये किसका है, सारा का सारा हमारा है, इसको बेच के प्रॉफिट भी कौन कमाएगा बेटा, हम खुद ही कमाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, द टेनेंट डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव फ्रॉम विच दे कैन मेक अ इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड, इट इज सो बिकॉज द लैंड ओनर्स आर द वंस हु गेट बेनिफिट फ्रॉम द हायर आउटपुट। देखो जब तक बेटा वो टेनेंट यानी कि किराएदार थे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जब उनको क्या बना दिया गया बेटा, ओनर बना दिया गया, गिविंग ओनरशिप ऑफ लैंड विल इनेबल द टेनर टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम देयर इंक्रीज्ड आउटपुट। अब बेटा किसानों को क्या समझ आया कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना मार्केट में बेच पाएंगे, और जितना ज्यादा मार्केट में बेचेंगे उतना क्या कमा पाएंगे, हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो किसानों ने अब पहले के मुकाबले क्या करा, फिर प्रोडक्शन को तेज कर दिया। ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा था ऊपर, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी, कि किसान किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा था, सिर्फ अपने लिए, लेकिन जब उसको ओनरशिप राइट मिला तो किसके लिए प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, उसने सबके लिए चालू कर दिया। ठीक है, द रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएटरीज पुट 200 लाख टेनेंट्स इन टच विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली। 200 लाख टेनेंट क्या हुआ बेटा, यानी फार्मर्स डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ गए, गवर्नमेंट के। Tenants were given ownership right which gave them incentive to produce more and help in the expansion of the agriculture। जब उनको बेटा ओनरशिप राइट दिया गया तो उन्होंने क्या करा, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया, और धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर में क्या देखा गया, इंक्रीमेंट देखा गया। फिर आता है द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स डिड नॉट हैव हाउएवर फुली अचीव द इक्विटी गोल फॉर द फॉलोइंग रीजन। लेकिन बेटा ये जो रिफॉर्म लेके आया गया ना, ये पूरे तरीके से सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो बढ़ते हैं। फार्मर्स, फॉर्मर जमींदार यानी पहले के जो जमींदार थे, रिमेन टू ओन सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ लैंड इन सम लोकेशंस बाय एक्सप्लॉइटिंग द लेजिस्लेटिव लूप होल्स। देखो बेटा क्या होता है, आपको पता है जब भारत में कोई कानून बनता है तो उससे पहले क्या बनता है, उसको तोड़ने का कोई जुगाड़ सेट करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी जो गवर्नमेंट ने कानून निकाले ना, तो जमींदार जो थे उन्होंने कुछ लूप होल्स ढूंढ लिए उसके अंदर, और कुछ इलाकों के अंदर उन्होंने जमींदारी के जो ओनरशिप थी वो फार्मर्स को नहीं दी, देने से मना कर दिया किसी भी कारण से, लूप होल्स मिल गए उनको। कहते हैं इन सर्टेन केसेस जमींदार प्रिटेंड टू बी द सेल्फ कल्टीवेटर। कुछ केसों में वो क्या कहने लग गए, भाई लूपहोल क्या था, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ओनरशिप किसको जाएगी, किसानों को, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम खुद ही किसान है, तो उन्होंने अपने आप को किसमें कन्वर्ट करके दिखा दिया, सर हम जमींदार नहीं है, हमारी ही जमीन है, हम इस पे क्या करेंगे, खेती करेंगे। वाइल एविक्टिंग द टेनेंट, टेनेंट्स को देने की बजाय। द लोएस्ट एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लैंड ओनरशिप। और बेटा ऐसे किसान जिनके पास पैसा नहीं था, उन्हें जमीनें तो मिल गई, लेकिन जमीन मिलने से तो एग्रीकल्चर होना नहीं था। भैया आपको बीज भी चाहिए, खेती के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए। तो तीन कंडीशन आई सर, पहली कुछ लूपहोल्स की वजह से उन्होंने नहीं दिया, कुछ जमींदार खुद ही क्या बन के बैठ गए, कल्टीवेटर्स बन के बैठ गए। तीसरे में क्या हुआ सर, कुछ किसानों को जमीनें मिली तो सही, लेकिन लैक ऑफ कैपिटल की वजह से वो वहां पे प्रोडक्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आता है बेटा लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब क्या था, देखो लैंड सीलिंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनना आप जो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे देखिए, फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड। फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड का मतलब क्या है सर, यहां पे गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया कि एक जमींदार के पास, सॉरी एक फार्मर के पास क्या रहेगी, मान लो 1000 गज जमीन रहेगी, इससे ऊपर कोई भी किसान अपने पास नहीं रख सकता। और जो भी सरप्लस, मान लो एक किसान है बेटा, उसके पास 5000 गज जमीन है, तो उससे 1000 गज उसे दे दी, 4000 गवर्नमेंट ने क्या कर ली बेटा, सील कर ली। सील का मतलब अपने अंडर ले ली, और उन किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो कि कैसे थे बेटा, लैंडलेस थे, यानी जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने कानून निकाला कि उसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड सेट किया गया कि आपके पास इससे ज्यादा जमीनें नहीं होंगी। जो होती थी गवर्नमेंट उसे क्या कर लेती थी बेटा, सील कर लेती थी, और उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, फिर उन किसानों को बांट देती थी जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी। देखो क्या लिखा है, लैंड सीलिंग मींस फिक्सिंग अ स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल। यानी एक इंडिविजुअल के पास कितनी जमीन होगी ये पहले से गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। A ceiling on holding size has been imposed to the encourage equality in the distribution of land। सीलिंग इसलिए करी थी ताकि जो जमीन है ना, सबके बीच में कैसे बैठे बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। द सीलिंग ऑन होल्डिंग्स रेफर्स टू द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेबल लैंड दैट द पर्सन और फैमिली में ओन। सीलिंग ऑफ होल्डिंग्स का मतलब था कि किसान फार्मिंग के लिए अपने पास मैक्सिमम कितनी जमीन रख सकता था, ये किसने तय किया बेटा, एक गवर्नमेंट ने तय करके दे दिया। ठीक है, फिर आया
द गवर्नमेंट हैज reclaimed the extra land and reallocate it to the small landowners or workers who lack access to the property. गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, यहाँ क्या लिखा है, रिक्लेम का मतलब जो एक्स्ट्रा जमीन होती थी वो खुद रख लेती थी, फिर उन लोगों को बांट देती थी या उन किसानों को बांट देती थी जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी. द लार्ज लैंडलॉर्ड्स हाउएवर चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन. जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने तो ऑब्वियसली बात है भाई, उनकी जमीनें जा रही है तो वो क्या करेंगे, उसके लिए चैलेंज तो करेंगे ही करेंगे. They postponed its implementation and took advantage of delay to register the land in the names of the close family members, which enabled them to avoid the law. उन्होंने क्या करा, मान लो बेटा पहले एक घर में था कोई बंदा, उसके नाम 1000 गज जमीन थी, अब उन्होंने उसका भी जुगाड़ निकाल दिया. क्या जुगाड़ निकाला, उन्होंने सारे रिश्तेदार ढूंढे और सबके नाम कर दी 100-100 गज कि जी आपने 500 गज बोली है ना, तो मेरे नाम तो 500 गज है ही नहीं, मेरे नाम तो है ही कितनी, सिर्फ 200 गज है. सब में बांट दी रिश्तेदारों के अंदर ही अलग अलग करके. ठीक है, तो इससे भी वो क्या बने, एक तरीके से उन्होंने कुछ सेटिंग करी कि जिससे कि उनकी जमीनें बच गई वहां पे भी. ठीक है, फिर आता है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. यहाँ पे बेटा आप पढ़ रहे हो पहला रिफॉर्म, जिसका नाम क्या है बेटा यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल. अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म क्या है, ऊपर वाला कौन सा था बेटा, लैंड रिफॉर्म, यानी ऐसे कानून जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या करा, जमीनों के कानून में बदलाव किया. यहाँ पे किस में बदलाव किया उन्होंने, टेक्नोलॉजी में बदलाव किया. अब टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव किया सर, सबसे पहले आता है बेटा मीनिंग. India adopted the new agriculture approach during the third plan in 1960. Modern technology and agriculture technique eventually took the place of the old agriculture methods used in the India. जो पुराने मेथड थे बेटा उसको किससे बदल दिया इन्होंने, नई टेक्नोलॉजी से बदला. With the use of the modern input like fertilizer, financing and the marketing facility, these strategies aim to increase the agriculture production and productivity in a few key areas of the country. इनका देखो बेटा मेन उद्देश्य क्या था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाने का, हमने देखा, देखो ध्यान से सुनना. पहला वाला जो पॉइंट था अभी लैंड रिफॉर्म, किसका सॉल्यूशन था, लो प्रोडक्टिविटी और जमींदारी सिस्टम का, उसका सॉल्यूशन क्या आया सर, लैंड रिफॉर्म. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी सर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. दिक्कत थी ना एग्रीकल्चर में भी ऊपर पड़ी, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन क्या दिया गवर्नमेंट ने, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाके दिया. उसमें उन्होंने क्या करा बेटा, जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी उसकी जगह क्या लेके आए बच्चे यहाँ पे, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आए. This plan was developed by the famous Indian statistics PC Mahalanobis. ये आएगा 1 मार्क्स के अंदर. कौन लेके आए थे बेटा ये प्लान, पीसी महालानोबिस. Hydroelectric power projects such as a भाखड़ा नेंगल डैम and 5 steel plants were established. हाइड्रोइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, बताएगा कोई, हवा. ठीक है ना, हवा से क्या हुआ बेटा, एक तरीके से पानी से क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करा, एक तरीके से काम करा. रिसर्च ऑन न्यूक्लियर पावर वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसी दौरान इन्होंने क्या करा था बेटा, पोखरण टेस्ट भी आपने देखे हुए थे भारत के अंदर. ठीक है ना, तो न्यूक्लियर टेस्ट चालू करा. दिस प्लान एडवोकेटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग विच वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड. लेकिन इस प्लान में गड़बड़ हो गई. क्या, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे उसकी इनकम से कई गुना ज्यादा हो गए, यानी कमाया तो कम, खर्चा क्या हो गया ज्यादा, तो गवर्नमेंट लॉस में चली गई, जिसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टी थी उसने क्या करा बेटा, इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया. अब आता है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था. देखो आपने बचपन से कई बार पढ़ा होगा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना. अब इसको समझो बेसिकली था क्या ये. कहता है अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द नेशंस पॉपुलेशन वाज रिलायंट ऑन द एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जब बेटा भारत को आजादी मिली तो लगभग 75% लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर. इंडियाज एग्रीकल्चर इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द मानसून. और हमने ये भी पढ़ा कि इंडिया का एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड था, मानसून के ऊपर. एंड व्हेन इट फेल्स फार्मर्स सफर्स प्रॉब्लम. और जब भी मानसून नहीं आता था तो फार्मर्स को क्या होता था बेटा, प्रॉब्लम होती थी, उनके किसान फार्मिंग नहीं कर पाते थे. Additionally, the agriculture sector performance was extremely low due to the uses of outdated technologies and lack of necessary infrastructure. और हमने ये भी पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था सर, हमारा पिछड़ा हुआ था, काफी पीछे जा रहा था. उसका रीजन क्या था, एक तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी और दूसरा क्या था सर, यहाँ पे लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर था. अब HYV सीड्स लेके आए. देखो बेटा ये मेरे को नहीं पता आपने पढ़े या नहीं पढ़े, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे मेन कॉस्ट था ना वो HYV सीड्स थे. HYV सीड्स का मतलब था हाई यील्डिंग वैरायटी. ठीक है, इसको मिरेकल सीड्स के नाम से भी जाना गया. द मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स व्हिच इज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर यार्ड पर एकड़ टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. बेटा ये एक तरीके के बीज थे जिनसे प्रोडक्शन क्या होता था, बहुत तेजी से होता था, और पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे क्या देखने को मिला, प्रोडक्शन दुगनी तिगनी रफ्तार से चालू हो गया. These seeds can be placed in the location with a suitable drainage and water delivery system. लेकिन बेटा इसके साथ ना कुछ नेगेटिव्स भी थे.
ये वाले जो बीज थे हम सिर्फ वहीं इस्तेमाल कर सकते थे जहां पे क्या था बेटा, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था और वाटर फैसिलिटी क्या थी, बहुत अच्छी थी। दूसरा, एज कंपेयर टू द अदर कन्वेंशनल सीड्स, दीज सीड्स रिक्वायर अ सब्सटेंशियल डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर 4 to 10 टाइम्स मोर देन द फर्टिलाइजर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। जो हमारे पुराने कन्वेंशनल बीज थे, मान लो उसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, फर्टिलाइजर दे रहे हैं 1, तो इसको कितने चाहिए होते थे 10, यानी 10 गुना फर्टिलाइजर भी किसके लिए चाहिए होते थे, इसकी उपजाऊपन के लिए चाहिए होते थे। सो फॉर फार्मर्स टू गेन फ्रॉम एचवाईवी सीड्स दे नीड टू हैव, अगर उनको मान लो एचवाईवी सीड्स का फायदा उठाना है, तो देखो आपको एक चीज तो पता चलेगी होगी, क्या चाहिए होगा उन्हें, सर पैसा। भाई पैसा होगा तभी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये क्या था बेटा, बहुत कॉस्टली था एचवाईवी सीड्स का कॉन्सेप्ट। कहता है एफिशिएंट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो उनके पास पानी की सुविधा पूरी हो, दूसरा मॉनेटरी रिसोर्स फॉर द परचेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, उनके पास पैसा हो जिससे कि वो इन चीजों को खरीद सके। टू फेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो बेटा दो फेसेस आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। पहला, द यूजेस ऑफ एचवाईवी सीड्स वर लिमिटेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट, जो एचवाईवी सीड्स था ना बेटा, उसका फायदा पूरे भारत में ना होके दो स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिला। उसमें से एक थी बेटा कौन सी, हमारी पंजाब, और दूसरी कौन सी थी बेटा, हमारी तमिलनाडु। फर्स्ट फेज के अंदर, इन फर्स्ट फेज 60s और 70s के अंदर। फर्दरमोर ओनली द व्हीट ग्रोइंग रीजन बेनिफिटेड फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ एचवाईवी सीड्स। देखो दो चीजें ध्यान से सुनना बेटा, एचवाईवी सीड्स को अडॉप्ट करके ना, एक तो जो एग्रीकल्चर बढ़ा वो दो जगह पे बढ़ा, कहां पे, तमिलनाडु और पंजाब में। वो भी हम ये नहीं कह सकते कि सबके अंदर बढ़ गया, सिर्फ व्हीट के अंदर देखने को मिला था, बाकी सारी क्रॉप्स के अंदर कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला था। अब आता है द एचवाईवी टेक्नोलॉजी एक्सपेंडेड टू मेनी स्टेट्स इन सेकंड फेज, तो सेकंड फेज में इसको काफी आगे तक लेके गया, ठीक है, रेंज ऑफ क्रॉप, और इसके अंदर व्हीट के अलावा राइस, बाजरा, इन सबको भी क्या किया गया था बेटा, फिर उस टाइम पे इंक्लूड किया गया था, ठीक है। फिर आता है इसके मेरिट्स बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या हैं, और इसके डीमेरिट्स बताओ। देखो बच्चे, द मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मार्केट। बेटा हमें पता है, हमने पढ़ा भी है कि जो भारत है वो कौन सी इकोनॉमी है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर काम करती हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब मिलकर क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। मेरिट्स क्या थे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के? The spread of green revolution technology enable India to achieve self-sufficiency in a food grains without any foreign dependence on the food grain import. मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था कि हम यूएस से इंपोर्ट करते थे, यूएस ने हमको धमकी दी। अब वो धमकी का कॉन्सेप्ट क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया क्या हो गया था, अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस हो गया था, अपने ऊपर निर्भर हो गया था किसके अंदर, फूड ग्रेन्स के मामले में। अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, कहता है जो राइस और व्हीट थे बहुत अच्छी मात्रा में उगाए गए, जो कि क्या बना, मार्केटेड सरप्लस बना। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है अपने लिए जितना जरूरी है उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है, कहां बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। was sold by the farmers in the market which resulted in increase in the income of farmer, और उससे क्या देखा गया बेटा, फार्मर्स की इनकम में भी क्या देखने को मिला, इंक्रीमेंट देखने को मिला। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement, यानी अपनी कंजप्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता था और वो मार्केट में बेचते थे, उसे क्या बोला जाता था बेटा, यहाँ पे मार्केटेबल सरप्लस बोला जाता था। कहता है ड्यू टू द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन। देखो बेटा यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, अब आपका डिमांड और सप्लाई। देखो बच्चे पहले समझो, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन डिमांड थी ज्यादा, सप्लाई थी कम, जिसकी वजह से प्राइजेस क्या थे, क्या था सर, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, जिसकी वजह से चीजें क्या हो गई थी, महंगी। अब आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ सर, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन सर डिमांड तो ज्यादा थी लेकिन सप्लाई भी क्या हो गई ज्यादा, जिसकी वजह से प्राइजेस क्या हो गए सर यहाँ पे, ठीक है, प्राइजेस क्या हो गए हमारे मार्केट के अंदर, कंट्रोल हो गए। अब देखो यहाँ पे यही चीज लिखी थी, कहता है ड्यू टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फूड ग्रेन सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स डिक्लाइन related to other items of consumption. The low income groups who spend a large percentage of their income on foods benefited from this decline in the relative price. और जो बेटा इनकम जिनकी कम होती थी उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला इस चीज से, ठीक है। The green revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a buffer stock. और बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसकी हेल्प करी, गवर्नमेंट की हेल्प भी करी बफर स्टॉक मेंटेन करने में। बफर स्टॉक मैंने आपको बताया था, जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आई है, अब जैसे लड़ाई छिड़ने के चांसेस बन रहे हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम आता है बेटा, ये आपका बफर स्टॉक काम आता है आपके, ठीक है, विच कुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। जब फूड शॉर्टेज हो तो इस बफर स्टॉक का क्या कर लोगे आप, इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है बेटा यहाँ पे क्या, डीमेरिट्स क्या थे। तो मेरिट्स में क्या क्या पढ़ा बेटा हमने, बताएगा कोई? देखो बेटा इधर, अब बेटा हमारी क्या होगा, यहाँ पे मेरिट्स कंप्लीट हो गए, अब आता है डीमेरिट्स क्या थे। देखो मेरिट्स के अंदर क्या था बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, व्हीट और राइस का कुछ स्टेट्स के अंदर बढ़ा, जिससे कि जो हमारी इंडिया था वो सेल्फ रिलायंस हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट के पास क्या बच गए थे बेटा, काफी सारे बफर स्टॉक बच गए, जो कि फूड शॉर्टेज के टाइम पे हम क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। अब आता है बेटा कि डी मेरिट्स क्या थे। कहता है while the nations had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from the risk। कहता है नेशन यानी भारत को तो बहुत फायदा मिला इस चीज से, लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी ना उसमें रिस्क था। वन सच रिस्क वाज द पॉसिबिलिटी दैट, पहला रिस्क क्या था, कहता है इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। देखो बेटा मैंने आपको एचवाईवी सीड्स का क्या बताया लॉजिक, कि एक तो महंगे होते थे, खरीदने के लिए क्या चाहिए था, पैसा, तो कौन सा किसान खरीद पाया होगा उसे, जो रिच होगा। तो रिच फार्मर्स ने उन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो क्या हो गए बेटा, और ज्यादा रिच हो गए, और पुअर फार्मर्स क्या रह गए बेटा, फिर गरीब रह गए, जिसकी वजह से पुअर और रिच फार्मर्स के गैप जो थे वो क्या हो गए, सडनली एकदम बढ़ता दिखा। देयर बाय, देखो लिखा है सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, देयर बाय रिपिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसको मिला बेटा, हमारे रिच फार्मर्स को मिला। Moreover, the HYV crops were also more prone to the attack by the pest, and the small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest attack। बेटा क्योंकि ये जो खेती होती थी ना, इसके ऊपर पेस्ट का अटैक क्या होता था, पुराने बीजों के मुकाबले ज्यादा होता था। तो जो गरीब फार्मर्स होता था उसके पास इतना पैसा नहीं था कि पहले वो एचवाईवी सीड्स खरीदे फिर दवाई छिड़के उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स के रूप में। तो अगर गलती से पेस्ट अटैक होता था तो उसकी सारी फसल क्या हो जाती थी बेटा, वहां पे खराब हो जाती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, कहता है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया एग्रीकल्चर टू अचीव इक्विटेबल एंड एलोकेशन ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। What action did the Indian government take to eliminate the middleman and encourage actual tiller to become the landowners? Abolishing intermediaries and granting ownership right to the talent. What does land ceiling refers to? Land ceiling किसे कहा गया बेटा? Fixing limit on the land ownership to promote the equitable land distribution. What was the main objective of the Green Revolution in Indian agriculture during the 1960-70? Increase agriculture production and productivity. What was one of the risks associated with the Green Revolution? Increase disparities between the small and big farmers due to the limited access of the required। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक?